हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेटेस्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ फोरकास्टिंग। और इस फोरकास्टिंग में आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो हम एक थ्रू क्वेश्चन समझेंगे। और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ओके। आज इसमें हम कोरिलेशन और रिग्रेशन हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरह से इक्वेशन को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन हमको गिवन था, हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ये गिवन है कि हमको एक ट्रेंड दिया हुआ है। ट्रेंड इन द सेंस हमें एक टेबल में दिया हुआ है within which is given a number of units in cost per unit। इसमें दिया हुआ है अगर नंबर ऑफ यूनिट 1 है तो कॉस्ट पर यूनिट 58 है, नंबर ऑफ यूनिट 3 है तो 52 है, 5 है तो 46 है, 7 है तो 40 है, 10 है तो 37, 12 तो 22। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि डेवलप करिए एक लीनियर रिलेशनशिप डेवलप कीजिए इसके और इसके बीच में, और फाइंड आउट कीजिए कि जब हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स 150 होंगी तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। सॉरी 15 होगी तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, हमको ये पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले फाउंड आउट करना होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमको फाइंड आउट करना होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमको ये पता लगाने के लिए हमको देखना होता है। देखिए, जैसे नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो रही है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो रही है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ यूनिट है उनके नंबर वेरी करने से हमें क्या पता कि नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी करने से कॉस्ट पर यूनिट पे फर्क पड़ रहा है। क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी करने से कॉस्ट पर यूनिट पे फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट है वो हमारा है x और ये हमारा है y। जनरली वी ट्रीटेड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन में गिवन है कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आप फॉर्म कीजिए और मुझे बताइए कि जब नंबर ऑफ यूनिट 15 होंगी तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। तो लेट अस सपोज और लेट अस अज्यूम लीनियर रिग्रेशन वैल्यू equation is y is equal to a plus bs. Take it as equation number 1. These are the standard steps that you have to follow to reach to the desired solution. Okay, इसको अपन जब समेशन लगाएंगे तो समेशन ऑफ y समेशन ऑफ x प्लस समेशन ऑफ x, तो ये जो इक्वेशन है बन के आ जाएगी समेशन ऑफ a n into a प्लस b समेशन ऑफ x। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, summation of y is equal to n into a plus b of summation of x. This is equation number 2. Okay, now इसमें हम summation of x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज समेशन, सॉरी इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो इक्वेशन विल बिकम xy is equal to ax plus bx square, then take summation of x by summation of x प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, अब हमारी इक्वेशन ये बन चुकी है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगर अब मुझे निकालना है ए और बी, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर ए और बी मुझे फाइंड आउट करने हैं तो बस अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि समेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स हमारा आ रहा है 38, समेशन ऑफ y हमारा आ रहा है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर रखा है जिससे कि मैं टाइम बचा सकूं और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो समेशन ऑफ y आ रखा है, y आता है आपका 225, समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ, और इसके बाद समेशन ऑफ मुझे एक्स स्क्वायर भी चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा इस टेबल को थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा एक टेबल को बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज कर देता हूँ
और एक और इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे वजह से एक्स और वाई भी निकाल लूंगा मैं। ठीक है, तो ये अपना आ गया एक्स स्क्वायर, ये अपना एक्स और वाई। एक्स स्क्वायर 1 9 25 49 100 144 58 156 230 280 370 264 12 दूनी 24 12 दूनी 24 2 26। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, तो समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई कम्स आउट टू बी 1358। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर comes out to be 328. Summation of y comes out to be 255 and summation of x comes out to be 38. ठीक है, इन सबको वैसे वैल्यू में पुट रखेंगे तो क्या आएगा, तो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 255 इज इक्वल टू n कितना है 1 2 3 4 5 6 इंटू a प्लस b। समेशन ऑफ x इज 38, तो 255 इज इक्वल टू 6a प्लस 38b। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 एंड द अदर इक्वेशन इज समेशन ऑफ एक्स बाय इज 1358 is equal to a. Summation of x is 38 plus b. Summation of x square is 328. So from this we have get 38a plus 328b. This is our equation number 5. अब जब तुम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट b इज इक्वल टू -2.94 एंड a इज इक्वल टू 61.25 सॉरी माय मिस्टेक 61.12। ठीक है, -2.94 61.12। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 61.12 माइनस 2.94 इंटू एक्स। हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ये। तो ये तो हो गया हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। और एक्स ने बोला है कि नंबर ऑफ यूनिट अगर 5 है, यानी कि इसने अगर एक्स की वैल्यू बोली है 15 तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 61.12 माइनस 2.94 इंटू 15। तो इससे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो निकल के आएगी 17.02 कॉस्ट पर यूनिट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया, अगर आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो आ गया आपका लंबा तरीका जो कि आपको कन्वेंशनल तरीके से करना है। अगर आपका ये तरीका, अगर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना हो तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऐसे तरीका है। लेकिन अगर हम उसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर ले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए जैसे y इक्वल टू a प्लस b जो सिग्मा y सब दिया, जैसे तुम सॉल्व करोगे इसको सॉल्व कुछ नहीं, एक जैसे अलजेब्रा की दो इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे इसको भी सॉल्व करना है। जैसे कि अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे इसको सॉल्व करना है कि इसमें n सा मल्टीप्लाई करके इसमें सिग्मा x सा मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट कर लिया। तो फिर यहाँ से आपका आ जाएगा, जो आपका आएगी b की वैल्यू जो आएगी अब वो आपकी आएगी n इंटू समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y ओवर n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y माइनस b इंटू समेशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस चीज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम अगर डायरेक्टली अगर हम इसका फॉर्मूला याद कर लें, किसका b का और a का, अगर b का फॉर्मूला डायरेक्टली याद करते जो कि हमारा होता है n समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू क्या होती है, अगर b की वैल्यू मुझे मिल चुकी है तो बस इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ y माइनस b समेशन ऑफ x अपॉन n।
यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दूसरा चीज तरीका होगा लीस्ट कॉस्ट मेथड में कुछ होता है। इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में जो होता है हमारा समेशन ऑफ एक्स 0 हो जाता है। इन द मेथड ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होता है, जो हमारा समेशन ऑफ एक्स है, हमारा जो समेशन ऑफ एक्स है वो 0 है। तो यहाँ से जो हमारी बी की वैल्यू वो कितनी निकल के आती है, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई ओवर n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एस समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 का n से n गया, तो हमारा जो b आता है वो b कितना आता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमारी जो a की वैल्यू आती है वो क्या आती है, ये 0 हो गया, तो हमारी a की वैल्यू आएगी समेशन ऑफ y ओवर n, ठीक है। अगर ये दो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन फटाफट जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इस क्वेश्चन के बाद अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। चलो उससे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आओ एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जब भी आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन और कोरिलेशन की जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तो आपको सबसे पहले तो उसमें ये देना कि लीनियर रिग्रेशन दिया है कि नहीं। अगर उसमें आपको एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन दिया तो आपको फिर उसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को लिखकर फिर उसके समीशन निकाल के जैसे जैसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको वो सॉल्व करना है। और मैं आपको एक छोटे से फोटो क्लिक करके मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा कि कितने कितने प्रकार के अपन कितने कितने प्रकार के अपन इक्वेशन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, ठीक है। तो पहला अगर आता है, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात होती है, मैं बात करता हूँ लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b समेशन ऑफ x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समेशन ऑफ x इंटू y a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब तुम इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तब तुमको यहाँ से मिलेगी जो b की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y ओवर n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। और यहीं से तुमको a की वैल्यू मिल जाएगी समेशन ऑफ y माइनस b समेशन ऑफ x ओवर n, ठीक है। और अगर मैं लीस्ट कॉस्ट मेथड की बात करता हूँ, अगर मैं लीस्ट कॉस्ट मेथड की बात करता हूँ तो लीस्ट कॉस्ट मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हम जो बात करते हैं इसमें हमारा हम इसमें डाटा इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारा जो समेशन ऑफ x है वो 0 आ जाए। समेशन ऑफ x जो है वो 0 आ जाए। जैसे हमारा समेशन ऑफ x 0 आ जाएगा तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू वो कितनी, n इंटू समेशन ऑफ x बाय माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y ओवर समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो b हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, n से n कट गया तो निकल के आ गया हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, समेशन ऑफ y ओवर n। n हमारा क्या, नंबर ऑफ सीरियल नंबर देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कितने हमको रोज दी हुई है, बस उसको याद करना। तो उसको देखना तो n की वैल्यू देगी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 10 years इज गिवन बिलो। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 10 years इज गिवन बिलो। एस्टिमेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 2 years, यानी कि फॉर द ईयर ऑफ 11 एंड फॉर द ईयर ऑफ 12 हमको यूनिट्स की डिमांड कैलकुलेट करनी है, फॉर द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। तो नाउ इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्या मोटिव है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है कि हमको ये पता लगाना है कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अगर मैं पता लगा लूंगा तो यहाँ से मैं फटाफट लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से
लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से मैं यहाँ पे अपने इक्वेशन को फॉर्म कर लूंगा, और जैसे मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, जैसे मैंने इक्वेशन को फॉर्म कर लिया, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इक्वेशन एक बन के आ जाएगा, जहां पे मैं x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू x की वैल्यू x और y की वैल्यू 11 और x और y की वैल्यू 12, x और y कुछ भी सकता है, उसको पुट रख के मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो ईयर्स है 1 2 3 4 5 6 जनरली ईयर्स बढ़ रहे थे, 1 से 124, 2 में 135, 3 में 145, 4 में 150, 5 में 167। इसका मतलब जैसे जैसे हम ईयर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे कि ईयर नंबर 1 में, ईयर नंबर 2 में, ईयर नंबर 3 में, जैसे ईयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो अगर थर्ड ईयर की बात करो तो 145, 4 ईयर में बात करो तो 150, 5 में करो तो 167, 6 में 150, ओ माय गॉड यहाँ पर डिक्रीज हो गए। ओके, 7 161, 8 में 170, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वो हमारा यूनिट्स है, और जो हमारा एक्स है, जो हमारा एक्स है वो इंडिपेंडेंट जो कि हमारा ईयर्स है। तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ईयर्स, और जो हमारा डिपेंडेंट है वो हो जाएगा हमारा यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म तो क्या आ गई, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब आपको तो इसका सब कुछ पता ही है, इसको इक्वेशन हम 1 मानेंगे, समेशन लेंगे, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी, समेशन ऑफ x इज सेकंड, समेशन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू a समेशन ऑफ x b समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर 3। और अगर डायरेक्टली अगर मुझे सॉल्व करना है तो अगर इनमें ऑपरेशन सॉल्व, इनमें अगर कुछ ऑपरेशन लगाऊं, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, वैसे मैं सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ तो डायरेक्टली मुझे पता है कि यहाँ पे जो b की वैल्यू आने वाली है क्या आने वाली है, n इंटू समेशन ऑफ x बाय माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y ओवर n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आने वाली है, समेशन ऑफ y माइनस b इंटू समेशन ऑफ x ओवर n। ठीक है, n हमारा क्या है, n हमारा जो है वो है 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो समेशन ऑफ ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। तो यहाँ पे अगर मैं एक और कॉलम बना के 10 रो बना दूँ, एक कॉलम और 10 रो बना दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ एक्स 1 2 3 6 10 15 21 28 28 36 36 और 9 45 और 10 55। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। एक 124 प्लस 135 प्लस 145। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ y आ गया 1564। ठीक है, समेशन ऑफ x स्क्वायर इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100। It comes out to be summation of x square is 385 1564 and this is 55 summation of x into y 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 is 1 into 124 is 124 2 into 1 2 पंचा 10 2 दिया 6 7 और 2 3 पन्ना 3 5 15 3 12 13 और 4 15 चौके 60 600 5 7 35 33 835 6 7 42 6 42 34 942 7 1 7 42 27 8 0 0 56 13 9 7 63 9 8 9 8 72 63 78 9 1 6 1680 देख लेते हैं। 9 इंटू 187 इज 1683 परफेक्ट है। ठीक है, तो 124 प्लस 270 प्लस 435 प्लस 600 प्लस 835 प्लस
942 प्लस 1127 प्लस 1360 प्लस 1683 प्लस 1680 इज इक्वल टू 9056 इज इक्वल टू 9056 इज इक्वल टू 9056। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू भी निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब इन सब चीजों को आप डायरेक्ट में जब पुट करेंगे, इन सब चीजों को डायरेक्ट में पुट करेंगे तो आपकी ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी ए की वैल्यू निकल के आ रही है, ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 126.13 126.13 और यहाँ पे जो तुम्हारी बी की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 5.503 5.503। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी लिनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, y इज इक्वल टू 126.13 प्लस 5.503 इंटू एक्स। तो ये बन गई हमारी लिनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। ठीक है, अब इसने बोला फॉर द ईयर ऑफ 11 एंड 12, तो फॉर x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फॉर x इज इक्वल टू 11 5.503 मल्टीप्लाइड बाय 11 plus 126.13 1 comes out to be 186.663 and for x is equal to 12 y is equal to 5.503 multiplied by 12 plus 126.13 comes out to be 131.633। ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 फोरकास्टिंग के बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अपन एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होगा जिसमें अपन फोरकास्टिंग विद द एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग अल्फा की वैल्यू से अपन फोरकास्ट करते हैं, फिर उस पर अपन कुछ बातें करते हैं और फिर एक साथ अपन एक वीडियो को एंड करेंगे और कुछ एरर्स की बात भी हम अभी हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे नोट डाउन करता हूं जब तक। ओके, सो ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है, ये हमको क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि हमें 2 अल्फा यानी कि स्मूथनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमको दे रखी है। एक अल्फा हमको दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 0.5, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 और एक में हमको दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा है कि इस अल्फा के लिए हमको सारे फोरकास्ट की वैल्यू बताइए और इस अल्फा के लिए हमको सारे फोरकास्ट की वैल्यू बताइए। ठीक है, मैंने बात कर ली और इसने बोला है कि मुझे एक बात बताइए कि इस अल्फा की फोरकास्ट वैल्यूज में और इस अल्फा की फोरकास्ट वैल्यू में क्या मेजर डिफरेंस है और आप क्या कंक्लूड करते हैं, इस अल्फा की वैल्यू के और इस अल्फा की वैल्यू के लिए आप इस फोरकास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए। हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमसे डिस्कस करना, हमसे पूछा गया कि इन डिमांड्स के लिए हमको सारे फोरकास्ट की आप सबसे पहले वैल्यूज बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको फोरकास्ट की वैल्यू बता दूंगा। ठीक है, फिर इसने बोला है कि इस अल्फा के लिए और इस अल्फा के लिए जो भी हमने फोरकास्ट की वैल्यू डिफाइन करी है, जो भी हमने फोरकास्ट की वैल्यू डिफाइन की, जो भी फोरकास्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, अब उनके बेसिस पे आप मुझे कंक्लूड करिए कि आपका क्या कंक्लूजन है इस अल्फा की वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन फोरकास्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है फोरकास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा डी टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा एरर। ठीक है, तो मैं करता हूं यहाँ पे एरर का इंट्रोडक्शन। और हमको इनिशियली क्वेश्चन में कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको इनिशियली फोरकास्ट नहीं देता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमको मिल जाए कि हमको इनिशियली फोरकास्ट गिवन नहीं है, क्या बोला, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हमको इनिशियली फोरकास्ट गिवन नहीं है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम जो हमारी
पहली डिमांड होती है उसी को हम फोरकास्ट मान लेते हैं। मैंने क्या बोला कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमको फोरकास्ट गिवन होता है, इनिशियल फोरकास्ट गिवन नहीं होता है। अगर हमको ऐसे क्वेश्चन में इनिशियल फोरकास्ट गिवन नहीं है, इफ इन सच क्वेश्चन इन विच द इनिशियल फोरकास्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी विल टेक द डिमांड इटसेल्फ एज फोरकास्ट, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इनिशियल फोरकास्ट दे रखा है जो कि जिसकी वैल्यू है 250 यूनिट, ठीक है। तो अपन इसमें फटाफट अगर अपन निकाले, एरर क्या है 40 का आधा कितना हुआ, 40 का आधा 20, ये हो गया 270, डिफरेंस कितना है -20, डिफरेंस कितना है 20 मल्टीप्लाई 0.5 10 280, 220 माइनस 60 30 250, 270 माइनस 20 260, 40 माइनस 20 10 250, 230 माइनस 20 माइनस 10 240, 40 20 260 माइनस 20 माइनस 10 250, 90 माइनस 250 माइनस 40 माइनस 40 क्यों 90 माइनस 50 40, तो 40 इंटू -2 -5 इज 20 270। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। 270। और अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वाले की बात करूं, तो नेक्स्ट वाले में 210 माइनस कितना हो गया -60 30 240। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ आते हैं, तो हमारी जो इनिशियल जो हमको फोरकास्ट दे रखा है, इनिशियल फोरकास्ट दे रखा है हमको 250, ठीक है। इनिशियल फोरकास्ट दे रखा है 250, ठीक है। इसमें 250 दे रखा है, ठीक है। इसमें हमको 250 दे रखा है, नाउ 250 दे रखा है। अब अपन इसमें फोरकास्ट होगा सेकंड की बात करें, तो 290 में 250 कितना होता है 40, 4 254। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल को अब आप भी फिल करने की पूरी कोशिश करिए और देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं। तो 254 मैं इसको फिल करता हूं। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने ये फोरकास्ट की टेबल भर ली अपनी, और फोरकास्ट की टेबल भरने में बड़ा मजा आया। आप भी अगर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको इसमें भरने का भी तरीका बता देता हूँ कैसे भरते हैं। देखिए, पहले अपन इन दोनों का डिफरेंस दीजिए, मल्टीप्लाई इसका कीजिए, फिर इसको इसमें ऐड कीजिए, फिर इन दोनों के डिफरेंस दीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो भी आएगा इसमें इसको ऐड कीजिए। तो इस तरह से आप भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने इसका कलर चेंज किया है। इसको 250 लिख दो और इसको 250 लिख दो। तो हमने तो बना लिया फोरकास्ट की टेबल, अपन ने बना के धर ली है। अपन ने फोरकास्ट की वैल्यू बना के रख ली है फॉर द अल्फा इज इक्वल टू 0.5, अल्फा इज इक्वल टू 0.1। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला कि अब मुझे आप कंक्लूजन बताइए, अब मुझे कंक्लूजन बताइए कि 0.5 और 0.1 का क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आप मिनिमम डिमांड, मिनिमम फोरकास्ट देखिए और मैक्सिमम फोरकास्ट देखिए। तो यहाँ पे जो आपको मिनिमम फोरकास्ट मिलेगा और यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम फोरकास्ट मिलेगा, आप मुझे वो बताइए पहले, मिनिमम और मैक्सिमम फोरकास्ट बताइए। तो मिनिमम कितना है 250, 240, तो यहाँ पे मिलेगा 240। मैक्सिमम 70 70 70 70 70 70 70 80, यानी कि 280, यानी कि इनमें कितना डिफरेंस है 40 यूनिट्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम 250, यहाँ पे देखिए मिनिमम फोरकास्ट, यहाँ पे देखिए आप मिनिमम फोरकास्ट, और यहाँ देखिए आप मैक्सिमम फोरकास्ट। मिनिमम फोरकास्ट एंड मैक्सिमम फोरकास्ट। तो मिनिमम फोरकास्ट क्या है 250, तो यहाँ पे मिनिमम है अपना 250, मैक्सिमम 251, 256, 256, 256, 256, 256, 257.7, 257.6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7.6। तो आप मुझे चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फोरकास्ट डिफरेंस है 40 यूनिट और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का कितना 7.6। इसका मतलब कि जो हमारा जो वेरिएशन आ रहा है फोरकास्टिंग में जो वेरिएशन आ रहा है वो अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पे ज्यादा आ रहा है इन कंपेरिजन टू दी अल्फा इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब हमने एक चीज हमको याद है कि अगर अल्फा 1 की तरफ जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा और अगर ये 0 की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये स्टेबल होगा। इसका मतलब कि जो हमारे न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उन सब में हमारा रिस्पॉन्सिव होता है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दी स्टेबल यानी कि ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा है एज स्मूथनिंग कांस्टेंट अल्फा, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए कि एज स्मूथनिंग कांस्टेंट अल्फा इंक्रीजेस इट मेक्स forecast responsive and fluctuating. As alpha is increasing, so it will makes this forecasting responsive as well as fluctuating. it कितना fluctuate 50 से 70, 70 से 80, 80 से 50, 50 से 60, 60 से 50, 50 से 40, 60, 50, 70, 40 फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इन कंपेरिजन टू अल्फा इज इक्वल टू 0.1 विच इज वेरी वेरी लेस देन फॉर इन कंपेरिजन टू अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो कम है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे कम है। इसका मतलब ये जो है वो स्टेबल है काफी इन कंपेरिजन टू दी अल्फा इज इक्वल टू 0.5 के मुकाबले ये ज्यादा हमको स्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा है एज स्मूथनिंग कांस्टेंट अल्फा इंक्रीजेस इट मेक्स फोरकास्ट रिस्पॉन्सिव एंड फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, एंड एज अल्फा वैल्यू डिक्रीजेस इट मेक्स फोरकास्ट लेस फ्लक्चुएटिंग एज इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द कंप्यूटेड डाटा। क्या बोला मैंने बोला कि एज अल्फा इज इंक्रीजिंग दिस मेक दिस फोरकास्ट fluctuating as well as responsive, while on the other hand as alpha is equal to 0.1 which is less than the alpha is equal to 0.5, so it makes the data it stable and non fluctuating. ठीक है, for higher value of alpha is equal to 0.5 the difference between the maximum and minimum forecast is 40 unit. For alpha is equal to 0.5 minimum and maximum difference is 40 unit. On the other hand, for alpha is equal to 0.1 the difference between minimum and maximum forecast is 7.6 only. 7.6 only. So normally stability is more preferred and that is why alpha kept lower in the range of 0.1 to 0.2. अल्फा को जितना लोअर कर सकते हैं अपन लोअर करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका फोरकास्टिंग का बिग बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो चलिए अपन अब यहीं पे इसको खत्म करते हैं और इससे पहले कुछ बातें मैं थोड़ी एरर्स की और बातें कर लूंगा आपसे। तो अब मैं इसको रब करने वाला हूं, एक बार आप देख लीजिए। एक बार देख लीजिए, वो थंबनेल के लिए मैं थोड़ा सा बोल दे रहा था। चलिए, तो अपन अब थोड़ा सा एरर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एरर में अगर हम बात करते हैं तो पहला एरर की हम बात करें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन which is equal to summation of di minus fi over n। सेकेंड मीन फोरकास्ट एरर, इसको अपन बोलते हैं बायस। ठीक है, ये होता है हमारा di over fi summation of upon n। थर्ड हमारा क्या होता है मीन, थर्ड हमारा हो जाता है आपका सम फोरकास्ट एरर, इसको अपन बोलते हैं समेशन ऑफ डी और माइनस एफ आई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, फोर्थ आपका होता है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज डेविएशन, इसको अपन बोलते हैं समेशन ऑफ डी आई माइनस एफ आई ओवर डी आई इंटू 100 ओवर एन। ठीक है, और जो आपका फिफ्थ होता है आई थिंक वो होता है आपका ट्रैकिंग सिग्नल, इसको अपन बोलते हैं आर। ये हमारा जो होता है वो होता है आपका रनिंग सम फोरकास्ट एरर ओवर एन। रनिंग सम फोरकास्ट एरर क्या होता है आपका सिक्स्थ, रनिंग सम फोरकास्ट एरर
रनिंग सम फोरकास्ट एरर, रनिंग सम फोरकास्ट एरर आपका होता है रनिंग सम फोर्स का एरर आपका होता है n इंटू मीन फोरकास्ट एरर, और इसको अपन बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और ये होता है अपना मीन स्क्वायर एरर, और ये अपना मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ठीक है। ट्रैकिंग सिग्नल होता है रनिंग सम फोरकास्ट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एरर हो गए, ठीक है। तो एक बार इन एरर्स को भी आप देख लीजिए, एरर को भी देख लीजिए। इसमें कुछ मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो मीन फोर्क का एरर है, मीन फोर्क का एरर हमारा जो है, अगर हमारा ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, फोरकास्ट कम है। अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब डिमांड कम है, फोरकास्ट ज्यादा है। डिमांड कम है, फोरकास्ट, क्योंकि फोरकास्ट ज्यादा है। अगर पॉजिटिव यानी कि डिमांड ज्यादा है और फोरकास्ट कम है, तो इसको अपन बोलेंगे अंडर एस्टिमेट फोरकास्टिंग, अंडर एस्टिमेटिंग फोरकास्टिंग, और इसको अपन बोलेंगे ओवर एस्टिमेटिंग फोरकास्टिंग, ठीक है। तो अपना हो गया अंडर एस्टिमेटिंग फोरकास्टिंग और ओवर एस्टिमेटिंग फोरकास्टिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा ट्रैकिंग सिग्नल होता है, ट्रैकिंग सिग्नल हमको ये बताता है कि हम फोरकास्ट से कितना डेविएट हुए हैं, कितना डेविएट हुए हैं हम। तो ट्रैकिंग सिग्नल हमको क्या बताता है, इट टेल्स हाउ वेल द फोरकास्ट इज प्रेडिक्टिंग द एक्चुअल डिमांड, अ वैल्यू ऑफ 0 will be an ideal but +-4 to +-5 is accepted। 0 हमारी आइडियल है और एक्सेप्टेंस कितनी है, +-4 से +-5, ये हमारी एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये अपना डिमांड है DI माइनस FI, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √MSE, ये हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूला और मुझे याद आ रहा है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, वो फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, रिग्रेशन का। R = समेशन ऑफ x माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार ओवर √ समेशन ऑफ x माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। लेट मी सी इज इट करेक्ट और नॉट। प्लस नहीं, यहाँ पे बस माइनस है, ठीक है आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप इन सब को देखने के बाद आपका जो फोरकास्टिंग है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें और देख लीजिए। पहला, मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है? मूविंग एवरेज मेथड जैसे कि हमारी डिमांड है, ठीक है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी फोरकास्ट है। डिमांड हमारे D1, D2, D3, फोरकास्ट F1, F2, F6। तो डिमांड 4 के लिए जो हमारा नेक्स्ट फोरकास्ट आएगा, अगर मैं बोलूं n = 1, n = 2, इसका मतलब कि जो हमारे लास्ट के दो फोरकास्ट है उन दोनों का एवरेज लेना है फॉर द कैलकुलेशन फॉर द फोरकास्ट फॉर द डिमांड नंबर 4। अगर मैंने बोला n = 3, तो नाउ वी हैव टू टेक एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 फोरकास्ट, average of the previous 3 forecast for n = 3. For as n = 4, so now we have to take the average of the previous 4 forecast to calculate the forecast for the next demand. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड में यानी कि जो हमारा रीसेंट होगा, यानी कि अगर मैं डिमांड 4 निकालने की कोशिश करूंगा तो जो रीसेंट यानी कि फोरकास्ट 3 है, तो इसको अपन हाईएस्ट
वेटेज देंगे, फिर इसको उससे कम, फिर उसको उससे कम, और ऐसे करते करते सबसे कम लेते चले जाएंगे। ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज मोर एक्यूरेट होता है किसके मुकाबले, किसके मुकाबले, मूविंग एवरेज के मुकाबले। ठीक है, मूविंग एवरेज के मुकाबले। और जो भी हमारी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास एक चार्ट है, मैं उसके द्वारा मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा। मेरे पास एक चार्ट है, ठीक है, मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा इस चार्ट को। तो इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में जो फोरकास्ट है वो कैसे डिवाइड किया गया है। जो फोरकास्ट है, ये फोटो मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। जो हमारी जो फोरकास्ट है वो दो भागों में बांटी गई है। देखिए, जो हमारी फोरकास्ट है, आप सभी को दिख रहा होगा, जो हमारी फोरकास्ट है वो दो भागों में बांटी गई है, दो भागों में बांटी गई है। पहली क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव, दूसरी क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव में जो न्यू प्रोडक्ट होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म 2 से 5 ईयर के, शॉर्ट में 1 से 3 मंथ, मिड 3 to 12 मंथ और 2 ईयर। और इस क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव में हमने देखा है जजमेंटल, ओपिनियन सर्वे, मार्केट ट्रायल, मार्केट रिसर्च एंड डेल्फी टेक्निक। ओपिनियन सर्वे, अब मैं बात करता हूं कि ओपिनियन सर्वे क्या होता है। ओपिनियन सर्वे कुछ नहीं होता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट को है वो पब्लिक में बांट देते हैं, और जब हम पब्लिक में बांट देते हैं तो फिर उनका ओपिनियन हम लेते हैं, उनका ओपिनियन हम लेते चले जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ओपिनियन सर्वे की, मैं बात करता हूं, तो ओपिनियन सर्वे में हमने लिखा है कि ओपिनियन सर्वे, इन दिस मेथड ओपिनियन आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, रिटेलर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। हमने बांट दिया, अब हमसे ओपिनियन ले रहे हैं। अगर हमारा ओपिनियन अगर हमारे फेवर में आता है, इफ द ओपिनियन इज इन अवर फेवर, तो फिर अपन उस मार्केट में अपन उसको और फ्लो करा देंगे, किसको, अपने प्रोडक्ट को और दे देंगे। ठीक है, दूसरा होता है मार्केट ट्रायल। मार्केट ट्रायल क्या होता है कि अपन वो चीज, जैसे कि जियो सिम था, जियो ने क्या किया, जियो ने स्टार्टिंग में क्या था, जियो में सब कुछ पहले फ्री कर देता। इसका मतलब उसने मार्केट ट्रायल लिया था, उसने मार्केट में अपना प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उतार दिया। और जब उसने फ्री ऑफ कॉस्ट उतारा तो लोगों ने उसको यूज किया, और लोगों ने उसको यूज करने के बाद उसको ये देखा कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए। तो जैसे उसने बेनिफिशियल पाया, उसने फिर उसमें कॉस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट ट्रायल का मतलब उसने अपना प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी मिनिमल प्राइसेस पे उसने उतार दिया। ठीक है, दूसरा होता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि एक कंपनी हायर करते हैं अपन, कुछ लोग हायर करते हैं, फिर उनको अपन मार्केट में एज अ रिसर्च भेजते हैं कि मार्केट में एक्चुअली में नीड किस चीज की है, क्या नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कोलगेट है, कोलगेट तो रेगुलर है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो कुछ, जैसे ट्रेंडिंग में जैसे कि अभी विंटर है, तो अभी लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट डिजाइन क्या है, लोगों का फेवरेट क्लॉथिंग क्या है, लोगों की फेवरेट क्लॉथिंग सेंस क्या है। तो इन सब का अपन सर्वे करेंगे कि किसी को बेल बॉटम पसंद है, किसी को शॉर्ट्स पसंद है, किसी को फुल पैंट फुल शर्ट पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को ब्लू, किसी को रेड, किसी को ग्रीन। तो अपन कई सारे लोगों का अपन डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट में कितना जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मार्केट सर्वे हो गया। चौथा था डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, कुछ बहुत ही ज्यादा विद्वान लोग हमारी कमेटी में बैठते हैं, फिर उसमें एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते करते हमारा ये जॉब होता है, उन पर्टिकुलर विद्वान लोगों का जॉब होता है कि हम इन द एंड एक कंक्लूजन निकाल के दें, फ्रॉम कंप्लीट सिनेरियो कंप्लीट डिस्कशन। तो इसमें लिखा है अपन ने, Delphi technique is also known as expert opinion. In this method, a panel of experts are asked sequentially question in which all the responses question is used to produce next question. It is a step-by-step process in which information is available to some expert, made available to other, and the final forecast is obtained by the common opinion of the ऑल ऑफ द एक्सपर्ट। ठीक है, अब आता है अपना इसके बाद क्वांटिटेटिव। तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ये अपने साथ डिस्कस हो चुका है, क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव। अब आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक टाइम सर्विस है और एक अपना है जिसमें नो चार्ज इन फ्यूचर स्टैटिक। एक्टिव में क्या है, कैजुअल और इकोनोमेट्रिक चेंजेस इन फ्यूचर। तो टाइम सीरीज पास्ट एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग एवरेज। अपन ने सबका सब
डिसाइड कर लिया, अपन डिसाइड सब डिस्कस कर लिया, और अपन ने ये कोरिलेशन और रिलेशन अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बार अपन पॉइंट अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर हमारा ट्रेंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, अगर हमारा ट्रेंड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी कि जैसे जैसे नंबर, जैसे जैसे हमारी एक्स चेंज हो रही है, यहाँ पे जो वाई है वो चेंज हो रहा है विथ लीनियर ट्रेंड, यानी कि या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला है मैंने आपको बोला है कि जैसे वो x की कुछ वैल्यू चल रही है और यहाँ पे y, अगर y x के साथ इंक्रीज हो रहा है या x के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो अपन इस ट्रेंड में अपन यूज करते हैं कैजुअल और इकोनोमेट्रिक और कैजुअल में क्या आता है अपना लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। लेकिन अगर तुम सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, अगर इन सब का भी यूज करते हो, तो एज अ डिमांड पैटर्न इज इंक्रीजिंग दैट इज फॉलोइंग ट्रेंड वेरिएशन, नॉर्मली वी शुड प्रेफर कैजुअल और इकोनोमेट्रिक मेथड कंपेयर टू टाइम सीरीज, बट इफ वी हैव टू यूज टाइम, नंबर ऑफ पीरियड शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, देखिए कि जैसे कि मेरे पास एक वो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन के तरह समझाता हूँ। देखिए मेरे पास ये मंथ हो गया और ये मेरे पास डिमांड हो गई, ठीक है। मेरे पास डिमांड हो गई है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 20 30 40 50 और 60। अब इसने मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाँ, इसने बोला था डिमांड फॉर अ सर्टेन रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज वेरीज इन द मंथ टू मंथ, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन में गिवन है द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, द कंजप्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द last 6 months given below, ठीक है। यूजिंग द मेथड ऑफ, देखिए अब एक बात देखिए, एक मंथ 1 में 20 है, सेकंड में 30 है, 3 में 20 है, 4 में 40 है, 5 में 50, 6 में 60। तो आपको देख के लग रहा है कि एक लीनियर ट्रेंड ये फॉलो कर रहा है, तो इसकी जो फोरकास्टिंग होगी, जिसकी हम फोरकास्टिंग वो टाइम सीरीज पे डिपेंडेंट फोरकास्टिंग करेंगे। यानी कि यहाँ पे अपन जो बेस्ट मेथड होगा, वो हमारा कौन सा होगा, कैजुअल और इकोनोमेट्रिक होगा, यानी कि रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमको ये वाले मेथड यहाँ पे यूज करना। लेकिन अगर हमसे बोल दे कि हमको तो इसको टाइम सीरीज इंडिपेंडेंट वाले से करना है, फॉर एग्जांपल हमको मूविंग से करना है, हमको वेटेड से करना है, तो अगर हमको मूविंग से भी करना है और वेटेड से भी करना है, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं, इसने बोला है यूजिंग द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फोरकास्ट द डिमांड फॉर द 7th में यूजिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से निकालना है, कितने 3 पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जो F7 होगा वो क्या होगा, 40 प्लस 50 प्लस 60 ओवर 3, 40 बार 90, 150, ये 50। तो यहाँ पे जो 7 की आ जाएगी वो आएगी 50 विथ मूविंग एवरेज फॉर द पीरियड ऑफ प्रीवियस 3 डिमांड्स, यानी कि 1 2 3, 2 का लूंगा तो अपॉन 2 कर दूंगा, यहाँ पे अपॉन 2। अगर मैं 4 का लूंगा तो 1 2 3 4 का ऐड अपॉन 4 कर दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर टाइम सीरीज पे डिपेंडेंट हमारी सीरीज है, टाइम सीरीज पे अगर हमारी डिपेंडेंट, अगर हमारा ट्रेंड चल रहा है, किस पे, टाइम पे डिपेंड हो रहा है, और हमारा ट्रेंड चल रहा है, और उसमें अगर तुमने मूविंग और वेटेड एवरेज यूज किया है, तो फिर तुमको जितना हो सके टाइम स्पेन को स्मॉल लेना पड़ेगा।
टाइम स्पेन को स्मॉल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम टाइम स्पेन को स्मॉल नहीं लोगे, अगर तुम जैसे कि अगर तुमने 5 तक ले लिया, फॉर एग्जांपल तुमने 5 तक ले लिया, तो ऐसे 1 2 3 4 5 तुमने 5 ले लिए, तो F7 फॉर n इज इक्वल टू 5 देख कितना आ रहा है, देखते हैं अपन। 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 ऐड करो अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 5, 30 20 50 90 140 200 200 अपॉन 40 कम्स आउट टू बी 200 बटे 5 कम्स आउट टू बी 40 कम्स आउट टू बी 40। ठीक है 40, तो देखिए 60 से सीधा 40 पे आया तुम्हारा, 60 से सीधा ये 40 पे आया। और जब हमने जब 3 लिए थे तो हमारे कितना था, जब 3 लिए तो हमारे कितना आ रहा था 50, हमारे जब हमने 3 लिए तो 50 आ रहा था। और F7 when n इज इक्वल टू 5 तो आ रहा है आपका 40। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर F7 कैलकुलेट करूं और n इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूं, तो कितना है 50 60 110 55। इसका मतलब जितना n छोटा होगा ट्रेंड को वो उतने अच्छे से फॉलो कर रहा है, जितना स्पैन छोटा ट्रेंड को अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला, अपन ने इसमें कंक्लूजन ये निकाल लिया है कि अगर हमारा कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है जो कि हमारा लीनियर है, या तो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें अपन को लगाना है लीनियर रिग्रेशन वाले ट्रेंड को हमको फॉलो कराने के लिए हमको वो वाली इक्वेशंस को यूज करना है फॉर दी गेटिंग द करेक्ट डिपेंडेंसी ऑफ द डिमांड ऑन दी मंथ। ठीक है, यहाँ पे मंथ अपना x होगा और यहाँ पे डिमांड अपनी y होगी। आप लीनियर रिग्रेशन से एक बार x और y इसको x मान के इसको y मान के आपने इक्वेशन निकालेगा, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर अपन ने वेटेड और मूविंग एवरेज यूज किया है इन सच क्वेश्चन तो फिर आपको टाइम स्पेंड स्मॉल लेना पड़ेगा। ये था हमारा कंक्लूजन। ठीक है, तो फाइनली हमारा पूरा फोरकास्ट खत्म होता है यहाँ पे। इसी के साथ पूरा फोरकास्ट खत्म करके अपन ने यार बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपन ने फोरकास्ट खत्म किया है। तो चलिए इस वीडियो को अपन इसी नोट पे खत्म करते हैं। बेहतरीन मजा आया इस क्वेश्चन सीरीज में अपन को फोरकास्टिंग के। तो चलिए मिलते हैं अपन हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बचाते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग।